क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। राणा दंपत्ति को राहत मिली है मुंबई की सेशंस कोर्ट से, जहां से उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई, लेकिन कई शर्तों के साथ। दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे, उन्हें चेताया गया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। इस मामले में मीडिया से भी बात नहीं करने की इजाजत। जांच में सहयोग करना होगा। शर्तें ना मानने पर जमानत रद्द होगी। तो कई सारी शर्तों के साथ आज राणा दंपत्ति को जमानत दे दी गई है, जो पिछले 12 दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। अमरावती से सांसद राणा और उनके पति जो विधायक हैं, इन दोनों ने तय किया था कि वो उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसके घर जाकर घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राजद्रोह का भी मामला उन पर लगाया गया था, जिस पर दलील दी गई कि जो कुछ उन्होंने किया वो राजद्रोह के दायरे में नहीं आता है। इस पर वकील साहब क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। कोर्ट ने जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है, और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रहने का है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, कोशिश ये थी कि रातों रात मशहूर हुआ जाए, कुछ राजनीतिक रूप पर हासिल किया जाए, लेकिन 12 दिन जेल के बाद अब जमानत मिली है। किन शर्तों के साथ, जरा रोशनी डालिए। बिल्कुल शारिक, राजनीति में कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है, और ठीक वही हुआ है राणा दंपत्ति के साथ कि उनको लगा था कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, पब्लिसिटी मिली, लेकिन साथ में गिरफ्तारी भी मिली, और गिरफ्तारी वो भी 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि 12 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा। बहरहाल आज शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली हुई है, लेकिन शर्तें भी जो हैं वो ये हैं कि आप कानून सबूतों से कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा उनके खिलाफ है, क्योंकि अक्सर वो लोग बयानबाजी देते हैं, बयान ऐसे विवादास्पद देते हैं ताकि और पब्लिसिटी मिले, लेकिन अदालत ने मीडिया से बात करने पर या इस केस के संबंध में बात करने पर ही रोक लगा दी है। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो भी इच्छा थी या जो मकसद था इस पूरे आंदोलन के प्रति, उस पर भी कहीं न कहीं एक तरह से गाज गिरती हमें दिख रही है। बहरहाल इस दौरान जब लगभग 12 दिन से नवनीत राणा भायखला के जेल में है, उनके पति रवि राणा जो है कि वो नई मुंबई के तलोजा जेल में है, तो इस दौरान नवनीत राणा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, जो उनके वकील ने अदालत में लिखित रूप में अर्जी दी थी, और ये बताया गया था कि उनको स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, और जिस तरह उन्हें जमीन पर सोया गया या जो सुविधा नहीं मिली है उसकी वजह से वो बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर ने उन्हें सिटी स्कैन की सलाह दी थी। 3 दिनों से मांग की जा रही थी, लेकिन तब तक जो जेल प्रशासन है वो जेजे अस्पताल तक नहीं ले गया था सिटी स्कैन के लिए, लेकिन आज ही सुबह खबर आई कि उन्हें सिटी स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, और इसी बीच उनकी जमानत की अर्जी भी मंजूर हो गई है। तो अब ये देखना है कि वो अपना इलाज करवाती हैं उसी अस्पताल में, या फिर जमानत पर छोड़कर बाहर घर पर आती हैं। बहरहाल घर पर भी आएंगी तो उनके यहाँ पर मुसीबत यह है कि बीएमसी जो है उसने नोटिस दे रखी है, और उससे शक है कि उनके घर में अवैध निर्माण हुआ है। तो लिहाजा आज बीएमसी की टीम गई भी थी उनके घर में अवैध निर्माण का जायजा लेने के लिए। यानी मुसीबतों पर मुसीबत ही कहीं टूटती दिख रही है राणा दंपत्ति पर इस हनुमान चालीसा पढ़ने के प्रोग्राम के साथ। लेकिन सुनील, यहां पर एक सवाल था कि क्या नेताओं को यह लगता है अब कि जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं वो उन्हें अपील नहीं करते, या फिर उन्हें उस पर वोट नहीं मिलता, इसलिए धर्म के नाम पर नफरत की कोशिश की जाती है ताकि राजनीतिक रूप से उसका फायदा उठाया जा सके? देखिए शारिक, ये बहुत ही गहन विषय है और ये ऐसा मुद्दा है
और अनुभूति इसकी भी आप देखेंगे, इसका अगर परिणाम भी देखेंगे तो लगता है ना कहीं कहीं नेताओं को ही नहीं लगता है, जनता भी कहीं न कहीं भावनाओं में ज़्यादा बहती दिखती है, लिहाजा पार्टियों को बाद में चुनाव में सफलता भी मिलती है और तभी वो इस तरह के मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जातीय मुद्दे ज़्यादा उठाते दिखते हैं बनिस्बत की गंभीर समस्याओं को लेकर। अगर गंभीर समस्याओं का मुद्दा जनता को भी शायद ज़्यादा अपील करता तो इस तरह के मुद्दे वो नहीं उठाते, लेकिन ये मानकर चल सकते हैं कि नेताओं को सिर्फ लगता ही नहीं है, नेता एक बहुत ही पारखी होते हैं, उनको समझ में आता है कि जनता को बरगलाने के लिए कौन सा मुद्दा ज़्यादा अच्छा है और उसी के हिसाब से वो मुद्दे तय करते हैं। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं, पूरे देश में इसी तरह की राजनीति की जा रही है कि लोगों के भावनाओं से खेला जा रहा है, न कि देश की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठाया जा रहा है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस बीएमसी की कार्रवाई का आप जिक्र कर रहे थे, वो कार्रवाई की खबर भी अब हम दर्शकों को दिखाते हैं कि अवैध निर्माण की पड़ताल के लिए बीएमसी अब नवनीत राणा और उनके पति के घर पहुंची। तो महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर एक और कार्रवाई की तैयारी है। बीएमसी की टीम निरीक्षण के लिए उनके खार स्थित घर पर पहुंची है। बीएमसी ने सोमवार को राणा के खार स्थित फ्लैट के बाहर एक नोटिस चिपकाया था। इस नोटिस के मुताबिक बीएमसी ये निरीक्षण करेगी कि राणा के फ्लैट पर अवैध निर्माण तो नहीं किया गया। यूपी के ललितपुर से एक ऐसी खबर आई जो शर्मसार कर देने वाली है और दिल दहला देने वाली भी। यहां थाने में न्याय मांगने पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ थाना अध्यक्ष पर ही दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा। आरोपों के बाद थाना के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया। डीआईजी स्तर का एक अधिकारी मामले की जांच करेगा और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देगा। इधर आरोपों के बाद निलंबित थाना अध्यक्ष अब तक फरार। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। पीड़ित बच्चे के पिता के मुताबिक 22 अप्रैल को 4 लोग उनकी बेटी को अगवा कर भोपाल ले गए और वहां उनके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जब उनके चंगुल से छूटकर लड़की थाने में न्याय की गुहार लगाने आई तो न्याय की जगह उसे उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि जब पीड़ित थाने पहुंची तो उससे पहले उसकी मौसी को सौंपा गया, जिसके बाद जब मौसी पीड़ित को लेकर थानाध्यक्ष के कमरे गई तो उसके साथ वहां थानाध्यक्ष ने दुष्कर्म किया। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, जो आरोप लगा है अगर वो सच है तो इससे डरावना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास आप न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं वहीं अगर आपके साथ दुष्कर्म हो रहा है तो इंसान जाए कहां? बिल्कुल शारिक, एक बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। लड़की के मेडिकल में भी जो रेप की है वो पुष्टि हुई है और इस पूरे मामले की जांच डीआईजी झांसी को दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर डीआईजी झांसी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और बता दें आपको, जैसे कि आपने बताया कि 22 तारीख को पाली थाना क्षेत्र में 3 लड़के इस लड़की को लेकर के भोपाल स्टेशन गए। वहीं पर आसपास इन्होंने इसके साथ कई दिन तक रेप किया। उसके बाद फिर उसे पाली थाने में छोड़कर भाग गए। पाली थाने में जो लोग तैनात थे, पुलिस वाले, उन्होंने उस लड़की को मौसी को सौंप दिया और अगले दिन मौसी की भी मिली भगत सामने आई। मौसी जो लड़की की है वो इसे थानाध्यक्ष, स्टेशन ऑफिसर, जिसका नाम तिलकधारी सरोज है, उसके पास लेकर के गई और तिलकधारी सरोज ने अपने कमरे में पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। और जब वहाँ से ले गए, अगले दिन उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। उसके बाद फिर उसके माता पिता थाने आए और जो चाइल्ड केयर है वहाँ पर उन्होंने काउंसलिंग कराई लड़की की। और काउंसलिंग कर रहे थे जो लोग, जब उन्होंने सुना आप बीती लड़की की, तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद लड़की का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद लड़की के बयानों के आधार पर ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। जो सभी आरोपी हैं ये फरार हैं। और आपको बता दें शारिक, इसमें जो थाना अध्यक्ष है उसके खिलाफ तो मुकदमा है ही है रेप का और अपहरण करने का। इसके अलावा जो लड़की की मौसी है उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया और जो 4 दूसरे लोग थे गैंगरेप करने वाले, टोटल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच चल रही है और इस पूरे मामले में अखिलेश यादव, जो कि नेता विपक्ष हैं, वो भी पाली ललितपुर पहुंच रहे हैं। तो अब इसको लेकर राजनीति भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लड़की न्याय मांगने गई थानाध्यक्ष के पास, उसने रेप कर दिया, पुलिस ही जब इस पर उतारा है। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, मौसी भी इस अपराध में संलिप्त है। तो वाकई में समाज के लिए ये एक बड़ी दुखद घटना है और इस वक्त लड़की की काउंसलिंग की जा रही है। वो काफ़ी डरी हुई है, उसका परिवार भी सहमा हुआ है। पूरे इलाके में इस मामले को लेकर के दहशत भी है और लोग दुखी भी हैं। शारिक, सौरभ, संक्षेप में जो 4 आरोपी हैं जिन पर पहले बलात्कार का आरोप लगा, क्या उसमें कोई गिरफ्तार हुआ?
अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है शारिक, और जो 3 लोग हैं और बाकी जो थाना अध्यक्ष है ये सब फरार हैं। 5 और इनको ढूंढने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना करके दबिश दे रही हैं। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में सिवनी के गांव में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप बजरंग दल से जुड़े लोगों पर है, जिनको शक था कि ये दोनों लोग गोवंश ले जा रहे हैं। उन्होंने शक में इतना पीटा कि मौके पर ही दोनों की जान चली गई। इसके बाद नाराज आदिवासियों ने सड़क जाम कर दी। हाँ, बोलने वाले ये हाँ, कौन है? ये दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में 77 साल के बुजुर्ग बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस दावा कर रही है कि उसने इस केस को सुलझा लिया है और गिरफ्तारी भी हुई है। कैसे पकड़ा गया आरोपी, किस तरह से पुलिस ने जाल बिछाया, जिसके बाद उनकी पूरी प्लानिंग, हत्या के बाद गायब हो जाने की कैश लेकर वो धरी की धरी रह गई। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश हैं। मुकेश, किस तरह से पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए शारिक, ताज़ा अपडेट ये है कि इस मामले में 2 लोग पकड़े गए हैं और दोनों नाबालिग हैं। पूरे हत्याकांड में 2 ही लोग शामिल थे और दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो पहली गिरफ्तारी हुई है, यानी जो पूरा केस खुला है, ये मेट्रो कार्ड के जरिए खुला है। एक आरोपी ने मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया और उसी के जरिए पकड़ा गया। जो पूरी कहानी है वो ये है कि शनिवार शाम को करीब जो आरोपी हैं, इन लोगों ने सिविल लाइंस इलाके में रेकी की और रात करीब 10 बजे जो रामकिशोर अग्रवाल हैं, जिनकी ये कोठी थी जहां पर मर्डर हुआ था, उस कोठी के बाहर ये लोग अपनी अपाचे बाइक खड़ी कर गए थे। उसके बाद ये लोग सिविल लाइंस का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर गए, वहां से मेट्रो ली, मेट्रो से फिर ग्रीन पार्क गए, ग्रीन पार्क के बाद नई दिल्ली गए और नई दिल्ली के बाद जो समय पर बादली का मेट्रो स्टेशन है वहां पर गए। वहां पर आरोपियों ने अपने मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया और अगले दिन सुबह, यानी कि रविवार सुबह तड़के, ये लोग एक ऑटो करके सिविल लाइंस इलाके में आए और जहां पर पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो इनकी बाइक रात से खड़ी हुई थी, उस बाइक को ये लेकर वहां से गायब हो गए। दिल्ली पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और जो जांच में इनका पूरा मूवमेंट था वहां से लेकर मेट्रो तक का, उसको देखा गया। उसके बाद इनके जो मेट्रो कार्ड थे उसके डिटेल लिए गए और डिटेल लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने मेट्रो पुलिस और साथ में जो मेट्रो का प्रशासन है उसको अलर्ट कर दिया कि अगर इस कार्ड का इस्तेमाल कोई दोबारा करे तो तुरंत उनको इस बात की जानकारी दें। इसके बाद इनमें से एक आरोपी ने जो राजीव मेट्रो स्टेशन है वहां पर मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया और जैसे ही इस्तेमाल किया उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला, जहां से पहला आरोपी पकड़ा गया और पहले आरोपी से पूछताछ के बाद दूसरा आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। लेकिन दोनों जो आरोपी हैं दोनों नाबालिग हैं और पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ में जो उन्होंने पैसे लूटे थे उसमें से काफ़ी कुछ हिस्सा बरामद कर लिया गया है। तो दिलचस्प बात यही है कि एक मेट्रो कार्ड के जरिए पुलिस जो आरोपी हैं उन तक पहुंची और उस तरह से पूरा केस जो है वर्कआउट हो गया है और दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। मुकेश, संक्षेप में जो पैसा बरामद हुआ या लूटा गया था उसकी तादाद पता चली क्या? और दूसरा, इनमें से किसी का पिता वहां काम भी करता था उस घर में कुछ वक्त पहले। देखिए, कुल कितना पैसा लूटा गया था ये पुलिस कुछ देर में साफ करेगी, लेकिन लूटे गए पैसे में से कुछ हिस्सा मिल गया है, पुलिस को बरामद कर लिया है पुलिस ने। इसमें से जो एक आरोपी है उसके पिता कुछ साल पहले तक रामकिशोर अग्रवाल के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे और जो आरोपी है वो उनके यहाँ साफ सफाई का काम करता था। इसीलिए उसको जानकारी थी कि इनके पास कैश आता रहता है, जाता रहता है और उसी जानकारी की बेसिस पर उसने यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया। अभी दिल्ली पुलिस उससे उन लोगों से पूछताछ कर रही है कि इसमें रामकिशोर अग्रवाल का कोई और एम्प्लॉय तो शामिल नहीं है, कोई और कर्मचारी तो शामिल नहीं है, इसकी भी जाँच की जा रही है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई में पुलिस के कड़े बंदोबस्त और धरपकड़ के दावे के बावजूद कुछ इलाकों में मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पाठ किया गया। मुंबई के कांदिवली में चारकोप, इसके अलावा नवी मुंबई के एरोली में जामा मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। भिवंडी में भी एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। इधर मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को धारा 149 के तहत नोटिस दिया।
राज ठाकरे के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले कल मुंबई पुलिस ने कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया था। तो माहिम दरगाह में चारों तरफ अमन और शांति का माहौल है। वहां से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता पूजा भारद्वाज। मुंबई में माहिम दरगाह के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और लाउडस्पीकर पर आप अजान की आवाज़ सुन सकते हैं। आपको बता दें कि एमएनएस की ओर से जिस तरह से राजनीति हो रही है लाउडस्पीकर को लेकर, वहां पर सबकी नज़रें इस तरह से लाउडस्पीकर पर बनी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर की इजाज़त भले ही है, लेकिन उसमें आवाज़ की, उसके स्वर की जो डेसिबल है वो तय मानक उसके सामने रखे गए हैं। और अगर हम दोपहर के बात करें निजी या सार्वजनिक जगहों पर, तो मुंबई में ख़ास तौर से जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है 75 से ऊपर का डेसिबल नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मेरे फ़ोन पे इस वक्त जो साउंड मीटर है उसमें आपको 70 से 80 के बीच में ये नज़र आ रहा होगा, कभी 72 कभी 75 के बीच में। तो दरगाह से थोड़ी दूर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अजान का जो स्वर है, जो साउंड मीटर में यहाँ पर साउंड लेवल समझ में आ रहा है, वो तय मानक के आसपास ही है। लेकिन जिस तरह से मुंबई शहर में राजनीति हो रही है उसके बीच में ये तस्वीरें अपने आप में अहम होंगी, जहाँ पर कुछ ऐसी भीड़ या पुलिस की सुरक्षा या एमएनएस के कार्यकर्ता की ओर से किसी तरह की कोई हरकत करने की कोशिश नहीं हुई है। लगभग मुंबई शहर में हर जगह शांति नज़र आ रही है। करीब 250 कार्यकर्ता हैं एमएनएस के, जिनको हिरासत में लिया गया है। हनुमान चालीसा जो बजाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इलाकों में पहुंचकर या ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे थे जिस तरह का अल्टीमेटम राज ठाकरे की तरफ से दिया गया था। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की तरफ से जो पत्र का सामने रखा गया सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के, उसमें आम लोगों से आह्वान किया गया, आम हिंदुओं से आह्वान किया गया कि जब भी आप लाउडस्पीकर पर इस तरह से शोर के साथ अगर आप अजान को सुनते हैं तो आप उसकी शिकायत पुलिस में करिए, सिग्नेचर कैंपेन चलाइए, 100 नंबर पर डायल करिए। तो इस तरह का आह्वान उनकी तरफ से हुआ है। और मैं इस मुस्लिम समाज के बीच में हूँ, तो चलिए कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। आम लोगों को दिक्कत होती है क्या? मंदिरों के लाउडस्पीकर से आपको दिक्कत होती है या आपके लाउडस्पीकर से हिंदुओं को दिक्कत होती है? आम लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, आम लोग को तो ये सोचना किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना उनके लाउडस्पीकर से हमें दिक्कत है, ना हमारे उनसे होनी चाहिए। ये हमेशा चले आ रहा है, ये राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग क्या कहेंगे? ये सब पॉलिटिक्स है, कुछ है नहीं, राजनीति है। तो देखिए, ज़मीन पर आम लोगों में इस तरह की कोई भावना नहीं है, ना उन्हें मंदिरों के बाहर के लाउडस्पीकर से दिक्कत है। और मुस्लिम समाज में इस तरह की बात है कि जब आम लोगों के बीच वो होते हैं तो उन्हें भी उनके लाउडस्पीकर से कोई दिक्कत नहीं। तो अचानक से इस राजनीति की वजह क्या है? खैर, जिस तरीके से राज ठाकरे ने आह्वान किया है उसको देखते हुए AIMIM की ओर से एक सवाल ये भी पूछा गया है कि आखिर क्यों कार्रवाई राज ठाकरे पर उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर की गई, जबकि नवनीत राणा की ओर से, राणा दंपत्ति की ओर से कहा गया था, ऐसी सिर्फ घोषणा हुई थी कि मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। यहाँ पर तो राज ठाकरे की ओर से मस्जिदों के बाहर ये हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश हो चुकी है या बजाया जा चुका है, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का मामला बन सकता है तो राज ठाकरे पर इस तरह की कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ एक नोटिस थमाने से क्या होगा? तो इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं एक तरह से शिवसेना से, सरकार में शामिल शिवसेना से, कि ये कार्रवाई इस पर एमएनएस के मुखिया पर क्यों नहीं हुई। मुंबई में माहिम दरगाह के बाहर से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।